ले सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 के ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त नोट है, जितने भी नए बच्चे हैं उनको बता दूँ मैं, अभी भी पिछले पेपर में पेपर 1 में 126 नंबर आए थे नोट्स के अंदर से, और पेपर सेकंड में आपके 122 नंबर आए थे। तो टोटल मतलब देख लो, जबरदस्त नोट्स है और मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो ये नोट्स आप सभी लोग लो, इसके बाद आपको कोई किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट यहीं से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। ओके, चलो वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट से एक बार लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट। हाँ। देखो, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत। ओके, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के भी हैं और ग्रोथ के भी, दोनों के हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत है, हम ऐसा कह सकते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत है। मतलब ये वृद्धि के भी सिद्धांत है और आपके विकास के भी, दोनों के एक ही होते हैं। तो ये आपके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला सिद्धांत होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब सीधा यह है कि विकास जो है वो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। ये आपका विकास जो है गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक चलता रहता है, जो कि पहली क्लास में हमने पढ़ा था ना, जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो वही पहला सिद्धांत है आपका, कि विकास जो है वो हमेशा निरंतर चलता ही रहेगा। बस ऐसा होता है कि उसकी गति कभी कम हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, बस इतना होता है। लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलता रहेगा। शारीरिक विकास है जो आपका 18 साल के 20 साल की उम्र में रुक जाता है, शारीरिक विकास जो है, उसके बाद जो है शारीरिक विकास नहीं होता। लेकिन हम फिर भी बाकी के विकास तो हो रहे हैं ना, तो हम तो ओवरऑल विकास की बात कर रहे हैं, कि जितने सारे विकास हैं आपके, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक, वो सभी जो है चलते रहते हैं आपके, ठीक है? तो ये तो निरंतरता का विकास है आपका। उसके अलावा अगर बात करें गति की भिन्न भिन्न दर, यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि आपकी जो गति है, जो आपकी विकास की गति है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। यानी कि हर उम्र में, हर समय, कहते हैं ना, हर समय एक जैसा थोड़ा होता है। आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में अगर बात करें तो यार, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता। आज हम खुश हैं, कल को खुश नहीं है, कल को कोई टेंशन हो जाएगी। आज हमारे पास पैसे हैं, बढ़िया खर्च कर रहे हैं, कल को हो सकता है थोड़े कम हो जाए पैसे, तो हमें खर्च कम करना पड़ेगा। वैसे ही नॉर्मल बात मान के चलें तो विकास भी इसी तरह से है। विकास हर टाइम बहुत तेज नहीं होगा और बहुत स्लो नहीं होगा। तो विकास जो है उसकी गति बढ़ती और घटती रहती है। अब इसमें कैसे-कैसे बढ़ती है? जो शेष अवस्था होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक वाली, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक ये कह सकते हैं हम कि विकास की सबसे तीव्र गति आपकी शेष अवस्था में रहती है। उसके बाद जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसकी गति थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। अगर आप देखेंगे ना, तो बल्कि शेष अवस्था के साथ-साथ आपकी जो गति है, उसको अगर हम माने, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के भी कुछ सालों में, मतलब 3-4 साल तक की बात करें, तो तब भी आपकी ग्रोथ काफ़ी स्पीड में होती है आपकी। तो अगर शुरू में देखेंगे बच्चा इतना सा है जब पैदा हुआ है, और वो 1 साल के अंदर-अंदर आपको जो है कम से कम डेढ़ 2 फीट का हो गया, और उसके बाद अगर 2 साल में देखेंगे आप, तो कम से कम मेरे ख्याल से वो 2 फीट से ऊपर हो जाता है वो। तो उसकी ग्रोथ देखो कितनी जल्दी। फिर वो बात करना सीख रहा है, हाथ-पैर चलाना सीखा और इतने सारे काम करना सीख गया। यहाँ तक कि जब उसको अपनी एक उँगली हिलानी भी नहीं आती थी, उससे लेके वो 2 साल के अंदर कितने सारे डेवलपमेंट उसके हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि शेष अवस्था में विकास बहुत तेज होता है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो हो जाता है ना? फिर उसके बाद में जैसे किशोरावस्था में बच्चा एंटर करता है, तो उसका विकास फिर से तीव्र गति से होता है, और किशोरावस्था के एंड में जब आता है तो फिर से स्लो हो जाता है विकास। तो ये विकास जो है आपका थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है। उसके अलावा जो मानसिक विकास है, अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो भी एक जैसे नहीं होते। वो भी एक जैसे नहीं होते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम बिल्कुल कि किस स्टेज में तेज हो रहा है, किस में कम हो रहा है। उसका और भी चीज़ों से इफेक्ट पड़ेगा कि उसको अपॉर्च्युनिटी कितनी मिल रही है। अगर उसको अच्छा स्कूल मिला है, अच्छे टीचर मिले हैं, बढ़िया वातावरण मिल रहा है उसको, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जल्दी होगा, फास्ट होगा। एक बच्चा है जिसको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, उसका डेवलपमेंट स्लो होगा, है ना? ये भी हो सकता है। तो विकास की जो गति होगी भिन्न-भिन्न, वो एक तो एज के अकॉर्डिंग हो गई, है ना? स्टेप बाय स्टेप, कि एक ही बच्चे में कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, और वो ये है कि 2 बच्चों में अलग-अलग होगी। यानी कि एक बच्चे में फास्ट हो रही है, एक में स्लो हो रही है। फिर अगर स्लो वाले में कुछ दिन के बाद फास्ट हो जाएगी, उसमें स्लो हो जाएगी दूसरे में। तो 2 बच्चों में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत सिर्फ गति पे लागू नहीं होगा। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हर एक एस्पेक्ट्स पे लागू होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आपका दिखना,
आपका अपीयरेंस जो आप दिख रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस होगा, है ना? कोई व्यक्ति जो है किसी का फेस जो है चौड़ा होगा, किसी का फेस लंबा होगा, किसी का गोल होगा, किसी के गाल मोटे-मोटे होंगे, किसी के गाल पतले होंगे। तो किसी की नाक लंबी होगी, किसी की नाक मोटी होगी, किसी के बाल घुंघराले होंगे, किसी के बाल जो है सिल्की होंगे, सीधे होंगे एकदम। तो ये सारे डिफरेंस भी किसमें आएँगे आपके? वैयक्तिक विभिन्नता में आएँगे। अब ये डेवलपमेंट में भी है क्योंकि सभी का डेवलपमेंट अलग-अलग वातावरण में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। आपका समाज किस समाज में आप रह रहे हैं, आपका परिवार डिपेंड करता है। अगर आप का परिवार जो है मान लीजिए भोजपुरी भाषा बोलता है, तो अब आपका बच्चे की भाषा विकास किसमें होगा? भोजपुरी भाषा में। और एक बच्चा दूसरा है जो हिंदी भाषी घर में पैदा हुआ है, तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा। तो जब आपकी कक्षा में वो आएँगे, तो उनमें क्या भिन्नता है? एक बच्चा आपका भोजपुरी भाषा का, एक बच्चा आपका हिंदी भाषा का। तो उनमें ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये भी आपका क्या है? ये भी व्यक्तिगत भिन्नता है। उसके अलावा जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, कुछ आपकी पेरेंट्स से जो आनुवंशिक रूप से आएगी आपके अंदर। तो जिनके पेरेंट्स जो है मान लीजिए फेयर कलर के हैं, गोरे हैं, तो उनके बच्चे भी गोरे पैदा होंगे। इसमें कोई जो है भेदभाव वाली बात नहीं है, नेचुरल है, साइंटिफिकली है। तो उनके बच्चे आपके जो है गोरे पैदा होंगे। अगर माता-पिता सांवले हैं, तो बच्चा सांवला पैदा होगा। तो ये भी व्यक्तिगत भिन्नता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनमें भेदभाव करेंगे, लेकिन जो दिख रहा है सामने, उसको व्यक्तिगत भिन्नता मानेंगे, जो है तो है। उसी प्रकार से जो बच्चे कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, अगर मान लीजिए उनकी पीढ़ी में सभी लोग जो है बहुत बुद्धिमान रहे हैं, तो उसका बच्चा भी बुद्धिमान ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी व्यक्तिक विभिन्नता कुल मिला के हर फील्ड में आपको लगेगी। चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो दिखने में हो, चाहे सोचने में हो, चाहे काम करने में हो। कुछ बच्चे क्रिएटिव रहेंगे काम करने में, कुछ बच्चे अभिसारी रहेंगे। यानी कि वो सिर्फ़ एक तरीका अपनाएँगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसी काम को करने के 10 तरीके ढूँढ के ले आएँगे। तो ये सारी किसमें आ जाएँगी? ये व्यक्तिक विभिन्नता में आ जाएगा। विकास क्रम की एकरूपता होगी। विकास क्रम क्या है आपका? जो आपका स्टेप बाय स्टेप बच्चा बड़ा होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले बच्चा अपने शरीर पे बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है ना? बच्चे का शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है ना? बच्चा अपनी तरफ से अपने आप से ऐसे करवट भी नहीं बदल सकता ना, उठ के बैठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो सबसे पहले वो अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि अपनी गर्दन को सँभालना सीखता है। उसके बाद में बच्चा जब गर्दन को सँभालना सीख जाता है, तो वो गर्दन ऐसे-ऐसे गर्दन घुमा सकता है, गर्दन को ऐसे हिलाता भी है, आपके साथ में हँसता भी है। 3 महीने के बच्चे के अंदर सोशल स्माइल आ जाती है, आप उसको देखेंगे तो वो हँसेगा आपको देख कर के। उससे पहले भी आप देखेंगे कि स्माइल होती है, लेकिन वो सोशल स्माइल नहीं होती। बच्चा पैदा होते ही कभी-कभी मुस्कुराता है ना? तो आप कहेंगे कि मुस्कुराना तो जन्म से ही आ जाएगा, नहीं आता। वो वाला मुस्कुराना होता है उसकी अपनी थॉट वेज़, उसके भी मन में कुछ ना कुछ तो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं ना, भाई मनुष्य है ना वो भी, तो वो उसके केमिकल लोचा है या उसके अपने मन की चीज़ें हैं जो उसके चेहरे पे आपको स्माइल दिखी है। या बच्चा रोएगा, तो वो आपकी वज़ह से थोड़ा रो रहा है, वो रोना कुदरती है उसका, नेचुरल रो रहा है वो। वो उसमें आपका कोई हाथ हाथ नहीं है उसका उसके रोने में। लेकिन जब बच्चा ढाई 3 महीने का होता है और आपको देख के वो स्माइल करता है, उसको कहते हैं सोशल स्माइल, सामाजिक मुस्कुराहट। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए हँसना या व्यक्ति के लिए मुस्कुराना। 3 महीने का बच्चा आपको सोशल स्माइल देने लगेगा। लेकिन फिलहाल हम बात जो कर रहे थे वो दूसरी जगह कर रहे थे कि पहले बच्चा अपना गर्दन सँभालना सीखेगा, फिर बच्चा बैठना सीखेगा, अपनी कमर को सँभालना सीख जाता है, बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो क्राउलिंग करना सीख जाता है, तो उसके घुटनों का विकास होता है, तो वो क्राउलिंग यानी कि घुटने के बल चलता है। फिर बच्चा सहारे से किसी चीज़ को पकड़ के मेज़ को, चारपाई को या किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़े होना सीख जाता है। फिर वो चलना सीखता है, ऐसे बेड को पकड़ के किनारे-किनारे चलता है। फिर वो बिना सहारे के चलना सीख जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हुआ है ये, यही हमारा क्रम है। ये क्रम है ना? और ये क्रम जो रहेगा हर बच्चे का एक जैसा रहेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं ना विकास क्रम में एकरूपता। यानी कि आपके जो है किसी भी शहर का बच्चा हो, किसी भी राज्य का बच्चा हो, चाहे वो चेन्नई का है, चाहे वो आपका जो है महाराष्ट्र का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, कहीं का भी बच्चा हो, वो सारे बच्चे इसी क्रम को फ़ॉलो करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा बैठना ना सीखे और डायरेक्टली खड़े होके चलना सीख जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो अगर मनुष्य का बच्चा है, तो इस पैटर्न को फ़ॉलो करेगा, चाहे वो विदेश का हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का बच्चा हो, कहीं का भी हो, इस क्रम को फ़ॉलो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्रम जो है आपका, ये एकरूपता होगी इसमें, इसमें यूनिफ़ॉर्मिटी होगी और ये हर तरह से होगी। ये सिर्फ़ फिज़िकल डेवलपमेंट में नहीं है, ये हर डेवलपमेंट में होगी। अगर बात करें भाषा विकास की, तो पहले बच्चा रोना सीखेगा, फिर बच्चा जो है बैबलिंग करेगा। अगर मैं मोटे-मोटे स्टेप्स चुनूँ, तो बैबलिंग करेगा, फिर आपके 2 शब्दों के वाक्यांश बोलेगा, फिर आपके बड़े सेंटेंसेस बोलेगा, फिर आपके जो है बड़ी बातें करना सीखेगा। तो ये स्टेप है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा बैबलिंग का ना करे, बच्चा रोए ना, बच्चा जो है एक शब्द ना बोले और सीधा जो है सेंटेंस बोलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये क्रम भी दुनिया का हर बच्चा इसी क्रम से भाषा सीखेगा, चाहे कोई सी भी भाषा हो। ये भी नहीं कि हिंदी, चाहे कोई सी भी भाषा हो, इसी क्रम से बच्चा भाषा सीखेगा। तो ये सारे क्या है, क्रम आपके एक रूप होते हैं सभी बच्चों में। और ये अगर हम बात करें, तो अगर हम दूसरे स्पेसीज की बात करें, जैसे मान लीजिए गाय भैंस है, तो भाई गाय के बच्चे जितने भी होंगे सारे वो एक पैटर्न पे चलेंगे। बकरी के बच्चे जितने होंगे वो सब एक पैटर्न पे चलेंगे। चूहिया के बच्चे होंगे वो एक पैटर्न पे चलेंगे। तो उनमें भी एक रूपता होती है, एक प्रजाति की एक रूपता। तो ये फिलहाल विकास क्रम की एक रूपता होगी आपकी। फिर है आपका सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि आपका विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका मतलब ये है कि विकास का पहले सामान्य रूप दिखाई देता है, फिर स्पेसिफिक उसमें विशिष्टता आती है। या इसको ऐसे समझो, जैसे हम किसी काम को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम उस काम को टूटा-फूटा करते हैं, है ना? अब मान लीजिए इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें परफेक्टली इंग्लिश नहीं आएगी ना, पहले हम कोशिश करते हैं उसको इंग्लिश को सीखने की। तो कुछ शब्द बोलेंगे, उसकी उच्चारण भी हमसे ठीक नहीं होगा, है ना? जैसे फ्यूचर को फटूरे बोल देंगे, है ना? अगर हम पढ़े तो उसको, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत कम चीज़ें हमें आएँगी। और जब उनसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली नई चीज़ें सीखेंगे, क्लासेस ले रहे हैं हम, तो हम 2 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के बाद इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहे होंगे कि फिर अंग्रेज़ भी फेल है हमारे सामने, है ना? तो बाद में विशिष्टता है वो, जो परफेक्शन है उसको विशिष्टता कह रहे हैं, और जो शुरुआत कर रहे हैं आप उसको सामान्य रूप कह रहे हैं। तो यही होता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो पहले बच्चा जो बचपन में भाषा विकास होता है तो तुतला के बोलता है ना? टूटे-फूटे अल्फाज बोलता है, फिर बड़े होके बच्चा साफ-सुथरा बोलने लग जाता है। तो पहले सामान्य रूप दिखता है, उसके बाद में विशिष्टता उसमें आती है। हर डेवलपमेंट में ऐसे ही होगा। आप फिजिकल डेवलपमेंट में भी मान लीजिए ग्रिप की बात करें हम, तो पहले बच्चा पेन को नहीं पकड़ सकता ना ऐसे, पहले बच्चा जो है पूरी हथेली से बोतल को इस तरह से पकड़ेगा, अगर बोतल पकड़ाओगे या कुछ भी चीज़, तो वो दोनों हाथों से पकड़ेगा, गेंद भी दोनों हाथों से। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो इन 2 उँगलियों से ही सिर्फ पेन को पकड़ लेगा, कागज़ को ऐसे पकड़ लेगा। ज़मीन पे अगर सुई पड़ी है, तो सुई को भी ऐसे उठा लेगा। तो ये ग्रिप की विशिष्टता ही है। पहले ग्रिप ऐसी थी नहीं। पहले ग्रिप का सामान्य रूप क्या था उसका, कि भाई वो तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके अपने पेट से लगा के ऐसे पकड़ेगा किसी भी चीज़। तो पहले सामान्य रूप दिखेगा, फिर धीरे-धीरे उसमें विशिष्टता आती चली जाएगी, और ये चीज़ हर जगह काम आएगी। अब ये आपके एजुकेशन, मतलब आप एक टीचर हैं तो आपके लिए भी काम आएगी। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो कि पहले बच्चे को सामान्य रूप से ही सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैथ का उसको मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट आप शुरू में ही बना देंगे। पहले सामान्य रूप से ही बच्चा सीखेगा, फिर धीरे-धीरे उसमें विशिष्टता लाते चले जाएँगे आप। ठीक है? ये हुए आपके। उसके बाद आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल। एकीकरण का मतलब ही पता होगा आपको। देखो, एकीकरण का होता है मिलना या जुड़ना, यानी कि इकट्ठा करना। तो इसमें इस तरह से मानो कि बच्चे की, या तो 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। बच्चे के 2 डेवलपमेंट का एक जगह मिलना, है ना? या 2 से अधिक डेवलपमेंट एक साथ मिलकर के काम करें। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ, तो मैं यहाँ पे अपने हाव-भाव भी दिखा रहा हूँ आपको, हाथ भी चल रहे हैं मेरे, गतिक कौशल। मैं बोल भी रहा हूँ आपको, है ना? और मैं विचार भी कर रहा हूँ, मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो ये इंटीग्रेशन है, एकीकरण है ये। अगर मेरा विचार और मेरी जो भाषा है वो मैच ना खाए, तो मैं आपको कोई बात समझा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए ये भी एक इंटीग्रेशन है, ये भी एकीकरण है। उसके अलावा हमारे शरीर के अंगों का एकीकरण। जैसे बचपन में अगर बात करें, तो बचपन में जब बच्चा एक रोता है, जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, तो जब वो रोएगा तो उसके रोने की प्रक्रिया अलग टाइप से होती है। कैसे? वो ज़मीन पे लेट जाएगा, अपने हाथ-पैर मारेगा ज़मीन पे पूरा, इस तरह से, मतलब वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। रोने में ही, सिर्फ़ रोने में। लेकिन बाद में क्या होता है उसका, फिर वो जो है, जब वो बड़ा होके रोता है, तो या तो सिर्फ आँख से आँसू आएँगे, या शायद वो भी ना आए। सिर्फ वो मन से ही, उसके फेस से आपको लगेगा कि ये बंदा दुखी है, क्योंकि उसने इकट्ठा कर लिया है, समाहित कर लिया है अपनी पूरी विशिष्टता को। तो ये एकीकरण है। उसके अलावा एकीकरण क्या है? एकीकरण ये भी है कि मेरे 2 हाथ हैं जैसे, तो मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कोई भी एक चीज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सिलाई करते हैं आप, बुनाई करते हैं, सिलाई, तो इस तरह से दोनों। उसके अलावा आप पहले जब किसी भी चीज़ को पकड़ते थे, दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दोनों हथेली का ऐसे पकड़ते थे। लेकिन अभी क्या है एकीकरण आपका, कि आपकी उँगलियों में एकीकरण है। अब आप पाँचों उँगलियों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कर सकते हैं ना? जैसे गेंद फेंकना, बॉलिंग करना, या फिर मैं पेंटिंग बनाना तो पेन पकड़ के इस तरह से
पेंटिंग बनाना, तो उँगलियों के बीच में भी तो एकीकरण हुआ है। तो ये भी एकीकरण है कि हम दोनों हाथों का इस्तेमाल किसी भी काम को करने के लिए कर सकते हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब एकीकरण है। मतलब विकास के अलग-अलग पहलुओं को एक साथ इस्तेमाल करना एकीकरण है। ठीक है? उसके अलावा बात करें परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या है आपका, कि जितने भी डेवलपमेंट के आयाम है, प्रकार है, फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सभी जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत। कैसे संबंध रखेंगे, कि अगर एक विकास आपका गड़बड़ हुआ तो बाकी के दूसरे विकासों पे वो इफेक्ट डाल देता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, कोई बच्चा मान लीजिए विकलांग हुआ, विकलांग है आपका बच्चा जो चल नहीं पा रहा है, तो उसका इसका मतलब शारीरिक विकास उसका ठीक नहीं हुआ। तो उसके कितने विकास इफेक्टेड हो जाएँगे, कैसे देखो, वो ज़्यादा बच्चों के साथ खेलने नहीं जा पाएगा। जब बच्चा चल नहीं रहा तो वो पड़ोस में जा नहीं पाएगा, बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, तो उसका सामाजिक विकास पिछड़ा रह जाएगा। फिर दूसरी बात, आप बच्चा खेलने जाता है, लोगों के साथ में रहता है तो उसका भाषा विकास बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो वहाँ से शब्दावली सीखता है। लेकिन उस बच्चे को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी बच्चों के साथ खेलने की, समाज में जाने की, तो उसका भाषा विकास भी देर से होगा। तो भाषा विकास पिछड़ा रह गया। उसी प्रकार से उसका जब भाषा विकास पिछड़ा रह गया, तो बिना भाषा के कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आता। ये बात भी आप समझो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा भी रोल निभाती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं इफेक्टेड हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका एक डेवलपमेंट अगर खराब होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे डेवलपमेंट पे। लेकिन अगर एक डेवलपमेंट अच्छा होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे डेवलपमेंट पे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कम है, किसी की आईक्यू लेवल कम है, किसी की बुद्धि कम है, मंद बुद्धि बच्चा है, तो उसके बाकी के डेवलपमेंट भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर एक बच्चा है जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम है, तो उसकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होगी, उसकी भाषा विकास कम हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम है तो आप समाज में लोगों के साथ में कैसे रहना है ये सीख नहीं पाएंगे, तो आपका सामाजिक विकास भी कम रह जाएगा, क्योंकि आप विचारों से ही तो जानते हैं कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी है। तो कुल मिला के बात यही है कि जितने भी आपके डेवलपमेंट है वो सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इंटर रिलेशनशिप सब में होती है ना। फिर आता है आपका शीर्षगामी सिद्धांत, जिसको कहते हैं सिफालोपोडियल। सिफालोपोडियल आपका है ये शीर्षगामी, यानी कि विकास जो है आपका, ये एक्चुअल में दिशा के सिद्धांत है, ये दो सिद्धांत। अगर आपसे दिशा का सिद्धांत कभी पूछे, मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है कि अलग अलग ही पूछे जा रहे हैं दोनों के दोनों ये, ठीक है। तो ये दिशा का सिद्धांत पहले एक हुआ करता था, फिर उसके दो पार्ट आया करते थे, लेकिन अब मैंने इसको अलग अलग ही कर दिया क्योंकि ये अलग अलग ही सीटेट में पूछा जाता है। तो दिशा का सिद्धांत ये है कि विकास की एक दिशा होती है, एक दिशा में चलता है विकास, लेकिन उसको दो प्रकार से हम बांटते हैं। एक तो शीर्षगामी सिद्धांत है कि सिर से पैर की तरफ विकास चलता है, कि पहले सिर का विकास होगा, गर्दन का, फिर आपके बैक का, कमर का विकास होगा, फिर आपके घुटनों का विकास होगा, फिर आपके पैरों का विकास होगा। तो ये एक पैटर्न है कि सिर से पैर की तरफ को विकास चलता है। तो ये इसको हम कह देते हैं शीर्षगामी सिद्धांत, जो कि मैंने शुरू में बताया आपको, है ना? सबसे पहले गर्दन संभालना ही बच्चा सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। दूसरा जो है वो है आपका अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी का मतलब ये है, अधो से समझ लो अधर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अधो से अधर, और अधर जो कहते हैं हम, अब अधर कहते हैं किसको? धड़ को या शरीर को, अपने शरीर को, ऊपरी भाग को अधर कहते हैं। यानी कि आपकी पेट से ऊपर वाला भाग जो है आपका, इस बॉडी को अधर कहते हैं। तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, अधोगामी सिद्धांत। तो या फिर इसका अब ये समझो कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, उसके पास वाले अंगों का विकास पहले होगा, दूर वाले अंगों का विकास बाद में होगा। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास जो होती है वो आपकी गर्दन होती है। गर्दन से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है ना? रीढ़ की हड्डी गर्दन से जुड़ी होती है। ब्रेन से आपकी गर्दन के द्वारा ही आपका क्या जाता है, आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल जाते हैं। जो ब्रेन आपके सिग्नल भेजता है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा भेजता है। रीढ़ की हड्डी अगर ना हो तो आपका एक भी शरीर का अंग, एक उँगली भी आप हिला नहीं सकते। रीढ़ की हड्डी से लाखों नसें निकलती हैं और जो सिग्नल्स भेजती हैं इस तरह से बारीक-बारीक, छोटे-छोटे, तो हर अंग में रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही होके संदेश जाता है। ये एक तरह से आपका वो है जिसको कहते हैं टेलीफ़ोन लाइन। अगर आपके नेटवर्क नहीं, अगर लाइन कट गई ना तो नेटवर्क नहीं पहुँचेगा। तो जैसे होता है ना, बीमारी होती है किसी के पैर में, मान लीजिए कहते हैं कि पैरालाइसिस हो गया, तो पैर जो है वो उठना बंद हो गया अपने आप से, जबकि मांसपेशियाँ सही हैं। अरे कल तक तो वो व्यक्ति भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी।
पैर में कोई चोट नहीं है इतनी सी भी, मांसपेशियाँ सही है, हड्डी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पैर चलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। चोट लगी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ से सिग्नल जाना था आपके पैर में, वो नस कट गई है आपकी। वो डैमेज हो गया है वो पार्ट, जो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है, जहाँ से सिग्नल जाता है पैर में। अब आपका वहाँ से तार टूट गया है। तो ये आपका इसलिए जो है पैर जो है आपका चलना बंद हो गया। पैर में कोई दिक्कत नहीं है, पैर सही सलामत है। आपके पैर में सिग्नल जाना बंद हो गया। तो ब्रेन जो सिग्नल भेजता है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर में सिग्नल जाते हैं आपके। बिल्कुल रोबोटिक वाला ही सिस्टम है हमारा भी, कोई बड़े वो नहीं है। बस ये है कि हम जीवित प्राणी हैं। तो कुल मिला के बात ये कह रहे थे कि जो आपका गर्दन है, सिर है, वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास है, इसलिए सिर का विकास पहले होता है। उसके बाद शोल्डर आपके सबसे पास होते हैं अगर देखा जाए तो शोल्डर का विकास हो जाता है। और निचले पार्ट की बात करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी के पास आपका कूल्हे होते हैं, जो आपका ये हिप्स है। तो आपके ये हिप्स वाला पार्ट ही सबसे पहले विकास होता है। यानी कि बच्चे को अगर आप देखेंगे, छोटे बच्चे को, तो जो लेटा होता है बच्चा, एक मान लीजिए 3 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, तो वो ऐसे जब आपके हाथ-पैर हिलाता है, शायद यहाँ मैं फ़ोटो दिखा सकता था कोई, तो आपका उसके शोल्डर ऐसे चलते हैं, मतलब हाथ-पैर, और उसके पैर भी लेटे लेटते टाइम भी उसके पैर ज़मीन पे नहीं होते, पैर उसके ऐसे होते हैं और हिलते रहते हैं। क्योंकि उसके ये कूल्हों का विकास हो गया, शोल्डर का विकास हो गया, तो अब वो जो है उनको मूव कर पा रहा है। लेकिन वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी ग्रिप का आपका विकास नहीं हुआ। तो शोल्डर के बाद एल्बो, एल्बो के बाद आपकी रिस्ट, और फिर आपकी उँगलियाँ, इस तरह से आपका डेवलपमेंट होता है। उँगलियों का विकास सबसे बाद में होगा, क्योंकि उँगलियाँ स्पाइनल कॉर्ड से सबसे ज़्यादा दूर है ना? सबसे ज़्यादा दूर है उँगलियाँ। तो इसीलिए बच्चा पेन पकड़ना या लिखना, ये चीज़ें सबसे बाद में सीखता है, 2 साल में, 1.5 साल में जाके। तो ये होता है आपका, क्या हो गया, अधोगामी सिद्धांत। फिर आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो प्रेडिक्टेबल होता है आपका डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेवलपमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप चरण होता है, जिसको हमने पढ़ के साइकोलॉजी में आप इस चीज़ का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। यह पता लगा चुके हैं साइकोलॉजिस्ट। तो हम इसलिए कह देते हैं कि अगर बच्चे का अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2 सालों में इसका डेवलपमेंट इतना और हो जाएगा। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि विकास की भविष्यवाणी आराम से की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये सब आपको पता भी होगा शायद। आनुवांशिकता वही जो माता-पिता से आपको जो है गुण मिलते हैं, जो माता-पिता की विशेषताएँ आपको मिलती हैं, वो आपकी क्या है? वो आपकी आनुवांशिकता है। मान लीजिए माता-पिता के बाल घुंघराले हैं, तो बच्चे के बाल भी घुंघराले होंगे। माता-पिता की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बच्चे की आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी, भाषा अच्छी होगी। तो ये जो गुण मिल रहे हैं, ये आनुवांशिकता है। और वातावरण वो जहाँ पे आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, आपके चारों तरफ का चीज़ें, जो भी आपके चारों तरफ है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके घर में कूलर, पंखा, एसी, आपका खाना, आपका किस तरह की चीज़ें आपके घर में है, वो सब वातावरण है। आपके पड़ोस में कौन लोग रहते हैं, आपके पास अस्पताल है या नहीं है, आपके पास स्कूल है या नहीं है, वो सब आपका वातावरण है। तो आपका वातावरण भी आपका डेवलपमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरह के व्यक्ति आप बनेंगे। तो दोनों चीज़ों से मिल के आपका जो है क्या होगा, आपका विकास चलेगा। ठीक है? तो ये हुआ आपका ये तो सिद्धांत आपके कंप्लीट हो गए। कल मैंने गामल कौशल ये भी पढ़ लिए थे, तो एक प्रश्न देखते हैं इस पे आधारित। एक प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? तो पहला ऑप्शन है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, दूसरा है दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, तीसरा है आपका एक रूपता का सिद्धांत, और डी है आपका व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो इनमें से आप बताओ आपको कौन-सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? देखो, अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो आपसे जो कह रहा है ये कि विकास की दिशा समान होती है ना? विकास की दिशा जो होती है समान होती है, दिशा तो वही है आपकी, जो आपके शीर्षगामी हो गया या अधोगामी हो गया, ये विकास की दिशा है। इसने आगे बोला प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चे में क्या है, अंतर है। प्रत्येक बच्चे की गति अलग-अलग चल रही है, जो कि अभी थोड़ी देर पढ़ा है कि प्रत्येक बच्चे की गति जो है वो अलग-अलग स्पीड से होगी, तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता है ना? ये है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एकरूपता तो हो नहीं सकता, एकरूपता तो वही है। एकरूपता क्या है कि जो क्रम है, जो चरण है बच्चे के, वो एक जैसे होंगे सभी बच्चों के। और समीप दूराभिमुख कौन-सा हो जाएगा आपका? वही स्पाइनल कॉर्ड के पास वाले हिस्सों का पहले विकास होगा, दूर वालों का बाद में होगा। कहाँ है? ये रहा देखो इधर, प्रॉक्सिमो डिस्टल है ना? शीर्षगामी वही है, सिर से पैर की ओर विकास होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन-सा राइट हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। और है इसमें कोई ऐसा?
चलो ये प्रश्न बताओ आप 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? ये अभी कल की क्लास में पढ़ा था, परसों की क्लास में। 6 से 11 साल तक के बच्चों को क्या कहेंगे आप? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएँगे, ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है? ये वाला बताओ अब, विकास जो है वो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है या नीचे से ऊपर की ओर होता है या एक आयामी होता है या फिर वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, कारकों से प्रभावित नहीं होता? तो बताओ, अब इसका नंबर से बताओगे आप तो कैसे पता चलेगा? इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है? और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताएँगे आप आंसर कमेंट करके कि 2 का कौन-सा है और क्वेश्चन नंबर 3 का कौन-सा आंसर है वो आप कमेंट करके बताओगे अब, ठीक है? बाकी इससे आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आई बात या नहीं आई है, किस तरह से आपकी स्टडी हो रही है मतलब। तो एक फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कैसे चल रही है आपकी